लास्ट क्लास में मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है ये देख लिया था, है ना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस को ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है एक तरीके का एनर्जी का फॉर्म होता है। लुमिनियस नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बताया था। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो जिनके पास उनकी खुद की लाइट होती है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो जिनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती। करेक्ट। नेचर ऑफ लाइट में भी मैंने आपको बताया था कि लाइट का ड्वेल नेचर होता है। लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है और लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। करेक्ट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने आपको बताया था ये होगा आपका इंसिडेंट रे, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, ये होगा आपका क्या नॉर्मल। पी जो है पॉइंट, यहाँ पर पी क्या होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो नॉर्मल रहता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। करेक्ट है, तो ये याद रहेगा आप लोग को। उसके बाद मैंने बताया था सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। among all the metals silver metal is the best reflector of light। उसके बाद हमने इसमें एक और नोट पॉइंट पढ़ा था कि अगर बंडल ऑफ लाइट रे है तो बंडल ऑफ लाइट रे को हम क्या बोलते हैं बीम ऑफ लाइट रे। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्लेन मिरर की पूरी पूरी प्रॉपर्टीज बता दी थी। ये मैंने आपको पूरा बता दिया था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने पूरा पूरा पढ़ लिया था। दो लॉज होते हैं। पहला लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और सेकंड लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। इसको बहुत अच्छे से हमने कर लिया था कवर अप। ये कुछ क्वेश्चंस थे सिंपल क्वेश्चन, ये भी हमने कवर कर लिया था। ये नोट पॉइंट मैंने लास्ट टाइम बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोग याद रखना। कभी भी लाइट रे अगर मिरर पे परपेंडिकुलरली हम पास कराएंगे तो वो उसी पाथ में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है। अगर आपने क्लास मिस करी है तो मैंने लास्ट क्लास में ये जितने भी टॉपिक्स हैं काफी डिटेल में मैंने इन चीजों का डिस्कशन किया है। तो प्लीज पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है। उसके बाद रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी मैंने बता दिया था। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन जहां पर स्मूथ सरफेस, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक स्मूथ सरफेस है तो वहां जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। और अगर आपके सरफेस में रफनेस है तो वहां जो रिफ्लेक्शन हो क्या रिफ्लेक्शन कहलाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाएगा, है ना। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस ये भी बता दिया था। ठीक है। जिनके पास उनकी खुद की लाइट हो या वो लाइट रेज दें उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं इमेज बोलते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेजेस भी हमने पढ़ लिया था अच्छे से। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो जो पिक्चर्स को हम स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं उसको रियल इमेज बोलते हैं। और प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है इसको हम स्क्रीन में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ वर्चुअल इमेज एंड दिस इज नोन एज अ रियल इमेज। उसके बाद ये फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन अ प्लेन मिरर भी मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा दी थी कि भाई जब भी ये मान के चलो ओ आपका ऑब्जेक्ट है और आई आपका इमेज है, तो अगर ये प्लेन मिरर है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज बिल्कुल सेम होगा। हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, मिरर के अंदर इमेज बनेगी। और उसके साथ साथ में लास्ट पढ़ा था हमने एक पॉइंट लेटरल इन्वर्शन। व्हाट इज लेटरल इन्वर्शन ये भी लास्ट टाइम बताया था आप लोग को कि भाई जब आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो मिरर के सामने आप जब खड़े होगे तो अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर के अंदर वाली जो इमेज है उसका राइट हैंड दिखेगा। और अगर आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो मिरर के अंदर जो इमेज है उसका लेफ्ट हैंड दिखेगा। करेक्ट है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल इन्वर्शन। ठीक। यहां तक फिलहाल मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था। जिन्होंने भी लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है बेटा आई स्ट्रांगली सजेस्ट इसको कंटिन्यू करने से पहले आप वो वीडियो लेक्चर कवर अप कर लें। ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज जो प्रीवियस आपने पढ़ा हुआ है मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करके आना नेक्स्ट क्लास में। उसी से रिलेटेड कुछ सैंपल प्रॉब्लम है जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं और ये सारे सैंपल प्रॉब्लम बड़े अच्छे हैं। ठीक है। चलो देखते हैं इसको फटाफट ना यार। देखो लिखा है एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? जस्ट पॉज द वीडियो और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, है ना। अटेम्प्ट करो एक बार।
ठीक, होपफुली तुमने अटेम्प्ट किया होगा बेटा। नाउ इसको मैं बता देता हूं आपको। देख, अब देखो यहाँ पर एक चीज नोटिस करना बहुत जरूरी है। ये बोला है इंसिडेंट रे, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। अब ये इंसिडेंट रे 35 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन किसके साथ बना रहा है? देखो लिखा है विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ 35 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि देखो, अगर ये हमारा इंसिडेंट रे है, तो ये इंसिडेंट रे हमारे इस प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 35 डिग्री। आप लोग में से बहुत बच्चे इसको रॉन्गली नोटिस कर लिए होंगे, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये गलती जल्दी जल्दी में होती है। आपने इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया होगा। बाय चांस अगर आपने उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया होगा 35 डिग्री, तो आपने बोला होगा व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे 35 डिग्री तो आएगा यार। और ऑप्शन ए ये रहेगा, अगर ये एमसीक्यू में है ना, तो 35 डिग्री आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा है ही नहीं। पहले ये तो देख लो कि ये एंगल किस पे दिया हुआ है भाई। इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ 35 डिग्री एंगल बना रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। नॉर्मल से लेकर इंसिडेंट रे तक का जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर ये नॉर्मल है, तो आपको ये भी एंगल मालूम है। मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, आपको दिखेगा। अगर ये नॉर्मल है, तो भाई ये वाला जो है, ये एंगल कितना होता है आपका? 90 डिग्री। बोलो करेक्ट है? ये एंगल 90 है, ये एंगल 35 दिया है। तो आप मुझे बताओ, क्या हम आसानी से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? ये एंगल कितना हो जाएगा यार? 90 - 35, और 90 - 35 करोगे तो आपका एंगल कितना आएगा? 55। बोलो आया समझ में? तो यहाँ पर ये जो 55 डिग्री आया ना बेटा, ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। कितना? 55 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 डिग्री है, तो नॉर्मल से लेकर रिफ्लेक्टेड रे तक के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा आपका? 55 डिग्री। बोलो करेक्ट है? अगर इंसिडेंट एंगल 55 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? 55 डिग्री, है ना? अच्छा क्वेश्चन था। तो जल्दो चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। नाउ अगेन मैं ये चाहूंगा यार कि आप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। पॉज करके इसको भी अटेम्प्ट करके देखो, फिर मैं बताता हूँ, है ना। अब देखो, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। If he moves 1 meter towards the mirror, the distance between David and his image will be। क्वेश्चन पूछा है ना, एमसीक्यूज है। कई बच्चे इसका डायरेक्ट आंसर कर लिए होंगे होपफुली, है ना। मैं आपको बताता हूँ, चलो देखो। चलो देखो, ये हो गया डेविड। मिरर थोड़ा दूर कर देते ना यार, मिरर एकदम ही पास कर दिया था मैंने डेविड के, है ना। ये मिरर हो गया। अब अगर ये मिरर है, तो डेविड की जो इमेज है वो मिरर के अंदर बनेगी। बोलो राइट। तो यहां पर उसकी इमेज ले लेते हैं कहीं पर। ये डेविड की इमेज होगी। अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है कि तुम, ये छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर पढ़ा था, वो बिल्कुल सेम साइज के बनेगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, कि भाई मिरर से लेकर ये डेविड की इमेज तक का जो डिस्टेंस है यार, ये कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। तो हमको मालूम है मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का भी होगा। अगर मिरर से इमेज का डिस्टेंस 4 मीटर है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस कितना होगा? 4 मीटर। बोलो करेक्ट है? ये चीज यहां तक पढ़ने से समझ में आई। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अगर वो 1 मीटर मिरर के आगे मूव कर रहा है, अब तुम मुझे बताओ, अगर वो 1 मीटर आगे मूव करेगा, तो क्या वो यहां पहुंचेगा? बोलो राइट और नॉट, है ना।
अब 1 मीटर आगे मूव कर गया, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस क्या हो गया। पहले 4 मीटर था, अब 1 मीटर आगे बढ़ गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर। तो क्या उसकी इमेज भी 1 मीटर आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल बट ऑब्वियस है, हमने पढ़ रखा है भाई, अगर ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा तो उसकी इमेज भी आगे मूव करेगी, तो इमेज का भी डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर। अब इतनी सब कहानी के बाद फाइनली पूछा क्या है हमसे, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। तो भाई देखो, 1 मीटर मूव करने के बाद ये खड़ा है डेविड, ये है उसकी इमेज, तो डेविड से उसकी इमेज का डिस्टेंस कितना है, अब जल्दी से बताओ कितना होगा। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। माइट बी आपने जल्दी में क्वेश्चन को गलत किया होगा, माइट बी, है ना, कई लोगों ने करेक्ट भी किया होगा। ठीक है, तो जिनका करेक्ट आया है उनके लिए थम्स अप है, और जिनका रॉन्ग आया है, आप देखो कि क्वेश्चंस को किस तरीके से समझना है और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है ना, अब अपन फटाक से आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगेन सैंपल प्रॉब्लम 3, प्लीज पॉज द वीडियो और इसको भी अटेम्प्ट करो आप। तो देखो क्या दिया है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। अब रियर व्यू मिरर का मतलब आपको मालूम होगा यार, है ना, जहां पीछे देखने के लिए जो कार में मिरर यूज करते हैं उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। A driver is reversing his car at a speed of 2 meter per second. The driver sees in his, अच्छा मैं एक मिनट, the rear view mirror of a car is a plane mirror. The driver is reversing his car at a speed of 2 meter per second. The driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. The speed at which the image of a truck appears to approach the driver will be. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एलोब्रेट करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको तुरंत समझना है। ये मिरर की प्रॉपर्टी के बेसिस पे है। यार देखो एक बात बताओ, ड्राइवर बैठा है, रियर व्यू मिरर में उसको ट्रक की इमेज दिख रही है। पहले तो ऐसा इमेजिन करो, वो बैठा है और मिरर में उसको ट्रक की इमेज दिख रही है। उसके बाद वो कार को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे कर रहा है। तो यार सीधी सीधी बात है, अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से कि सामने जा रहा है ट्रक के, यानी ट्रक के तो सामने हुआ ना, है ना, यानी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कार को पीछे ले रहा है, तो ट्रक की इमेज भी तो उसको 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आगे आते हुए दिखेगी, है ना, क्योंकि हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड से इधर आएगा उतनी ही स्पीड से इमेज भी उसको आते हुए दिखेगी। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। तो ड्राइवर को कितनी स्पीड से वो नजर आएगी, कार को नहीं ना, यहाँ पर कार पीछे आ रही है लेकिन ड्राइवर मिरर को देख रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स गलती करेंगे और ऑप्शन मैं बता रहा हूं टिक करके आएंगे 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये गलत आंसर है। पहले ये देखो आप, 2 मीटर पर सेकेंड से कार पीछे जा रही है और 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रक पीछे, ट्रक की इमेज उसको आते हुए दिख रही है। तो ड्राइवर को टोटल 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इमेज जो है ट्रक की वो आगे आके दिखेगी। देखो क्योंकि ड्राइवर कार की भी स्पीड को फील करेगा और इमेज की भी स्पीड को फील करेगा, तो दोनों की फील मिला करके उसकी जो इमेज है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपने तरफ आते हुए दिखेगी। बोलो करेक्ट है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट यार, है ना, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द कर्व सरफेस। अभी तक ये जो मैं न्यूमेरिकल कराया वो जो मिरर हमने पढ़ा था उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। अब ये कर्व्ड सरफेसेस क्या होते हैं, ये स्पेरिकल मिरर्स होते हैं। ठीक है ना, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। अब यार स्पेरिकल से तुमको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, स्पेरिकल ये जो वर्ड है ना, स्पेरिकल ये जो वर्ड है, ये वर्ड अपने स्पीयर से आया है। अगर आप देखोगे, देखो ये वर्ड जो है ये स्पीयर से बना है। तो एक्चुअल में मान के चलो, अगर मैं एक स्पेरिकल ग्लास ले लूं, ऐसा, है ना, ड्राइंग,
अजीब बन रहा है। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, एक स्पेरिकल ग्लास ले लिया और इस स्पेरिकल ग्लास को ऐसा मैंने यहाँ से कट कर दिया। तो मैं अगर ये ग्लास को ऐसा कट कर दूंगा ना, तो ये वाला पोर्शन जो निकल के आया वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, देख, यहाँ से लेकर यहाँ, यानी स्फीयर का ही कुछ कटा हुआ पार्ट। दैट इज वाई इस मिरर को हम स्पेरिकल मिरर बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, स्पेरिकल मिरर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है आपका कॉनकेव मिरर। माइट भी आपने स्कूल में ये वर्ड सुन भी लिया होगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब ये नामकरण है बेटा, कॉनकेव मिरर किस स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर किस स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं, ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ खटाक से, ना बिल्कुल फटाक से आपके दिमाग में चला जाएगा। चलो देखो ना, अब आप यहां पर इस मिरर पे कॉन्सेंट्रेट करो यार, एक मिनट। अब यार यहाँ इस मिरर पे कॉन्सेंट्रेट करो, देखो यहाँ पर पर्टिकुलर इस मिरर में आपको क्या दिख रहा है, एक कर्व्ड मिरर दिख रहा है, कर्वेचर टाइप का मिरर दिख रहा है। और उस कर्वेचर टाइप के मिरर में बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ है, याद है मैंने आपको बताया था ये जो शेडेड लाइन होती है ये हमको पॉलिश्ड सरफेस शो करती है, बोलो करेक्ट है। तो ये कर्व्ड मिरर है जिसमें बाहर वाला पोर्शन जो है वो पॉलिश्ड है। तो अगर बाहर वाला पोर्शन पॉलिश्ड है, अंदर वाला ये कर्वेचर वाला जो पोर्शन है, कर्वेचर वाला पोर्शन अगर आपका स्मूथ है, तो इस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। एक ऐसा कर्व्ड मिरर जिसमें बाहर वाला पोर्शन पॉलिश हो और अंदर वाला कर्व पोर्शन स्मूथ हो, उस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। याद रहेगा, ठीक है। और जल्दी से आप सेकंड कॉन्वेक्स मिरर भी बता देता हूं। अब मान के चलो, देखो यहाँ पर ये आपका अगेन कर्व्ड मिरर है, तो अगेन एक कर्व मिरर है जिसमें यहाँ पर अब अंदर वाला पोर्शन को मैंने पॉलिश कर दिया है। अगर अंदर वाला पोर्शन पॉलिश्ड है और बाहर वाला पोर्शन स्मूथ है, तो उस मिरर को हम बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, याद रहेगा। अगर अंदर वाला पोर्शन पॉलिश्ड है और बाहर वाला पोर्शन स्मूथ है, तो दैट मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, और बाहर वाला पोर्शन आपका पॉलिश्ड है और अंदर वाला पोर्शन आपका स्मूथ है, तो उस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो प्लीज अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कभी कंफ्यूज नहीं होना, जैसा मैंने बता दिया आप बिल्कुल वैसा ही इसको अच्छी तरीके से याद रखो। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा व्हाट इज कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये जो थ्योरी पार्ट दिया है बेटा मैंने, ये आपको दिया है, आप वीडियो को पॉज करके लिख लिख के नोट्स बना सकते हो, आप इसकी वीडियो को पॉज करके रीडिंग कर सकते हो। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल में वही चीज वो लिखी हुई है, तो मैं चाहूंगा उसको वीडियो को पॉज करके आप लोग रीड करते जाओ ताकि आपको और अच्छा समझ में आता चला जाए। ठीक है ना। अब देखो यार, जो स्पून होता है ना, चम्मच, अगर आप एक नया स्पून खरीद के लाओ ना मार्केट से, तो उसमें दोनों मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स भी होता है और कॉनकेव भी होता है। अब कैसे, क्योंकि दोनों तरफ शाइनिंग होती है उसके। तो जब आप स्पून को खरीद के लाओगे ना, तो ये अंदर वाला पोर्शन जो स्मूथ है ये कौन सा मिरर कहलाएगा, ये कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और बाहर वाला पोर्शन ये जो स्मूथ है ये कौन सा मिरर कहलाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। तो स्पून में दोनों मिरर पाए जाते हैं हमारे, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। ठीक है, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब हम रे ट्रेसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर स्पेरिकल मिरर्स के टॉपिक में ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको याद रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे बड़े बड़े जो वर्ड है ना यार, ये बड़े बड़े वर्ड क्या होते हैं इसको अपन बिल्कुल हल्के में ही पढ़ेंगे, एकदम इजी इजी वे में मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपको कहीं पर भी बहुत ज्यादा हार्ड ना लगे टॉपिक। ठीक है, चलो देखो, मान के चलो मैंने ये एक मिरर लिया है, आप गैस कर सकते हो कौन सा मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है क्योंकि इसमें बाहर वाला पोर्शन पॉलिश्ड है और अंदर वाला पोर्शन स्मूथ है, तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब बेटा देखो, एक एक करके हम एक एक चीजों का मीनिंग अब अच्छे से समझेंगे और याद रखेंगे। अगर इस कॉनकेव मिरर के
सेंटर से मैं एक लाइन पास करा दूं तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है और यहां पर एक सीधी लाइन इस मिरर पे पास करा दो तो इस सीधी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे कॉनकेव मिरर को टच करेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल ऑफ अ मिरर। क्या बोलेंगे? पोल ऑफ अ मिरर। मैं पेन ले लेता हूं। तो ये हो गया आपका क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। और जिस पॉइंट पे ये टच किया यहां पर इसको हम बोलेंगे पोल ऑफ अ मिरर। ठीक है, अब सुनते जाओ एक एक करके, है ना। नाउ ये सी जो यहां पर आपको दिख रहा है, सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? देखो, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये एक स्पेरिकल मिरर है, करेक्ट है। और स्पेरिकल मिरर किससे बनता है बताया बेटा मैंने आपको? स्पेरिकल मिरर एक स्फीयर से बनता है। आप देखो देखो ये डॉटेड डॉटेड लाइन से ये एक स्फीयर बनाया है पूरा का पूरा, राइट। हमने 9th क्लास में स्फीयर पढ़ा हुआ है। 3D सर्कल को क्या बोलते हैं? स्फीयर। अब यार ये स्फीयर अगर है तो इस स्फीयर यानी आप अभी के लिए सर्कल मान लो ना, अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर तो होगा। अगर एक सर्कल बना है तो उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा। मिरर के केस में, ये जो स्फेरिकल मिरर के केस में ये जो सेंटर ऑफ स्फीयर है इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब एक एक करके मैं बताते जा रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया समझ में। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस में ही लाई करेगा, इसलिए मैं आपको पढ़ाना प्रिंसिपल एक्सिस से चालू किया। एक सीधी लाइन जो मिरर को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दे दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे मिरर को टच करे उसको बोलते हैं पोल। ये मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस में ही लाई करेगा। ठीक, तो अच्छा, अब देखो, ये सेंटर से लेकर के ये सेंटर से लेकर के ये पोल तक का जो डिस्टेंस है, इस सेंटर से लेकर ये पोल तक का डिस्टेंस, अब तुम बताओ अगर एक सर्कल होता, जैसे अभी दिख रहा है आपको एक सर्कल, एक सर्कल का सेंटर से लेकर ये आउटर पॉइंट तक का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या उसको हम रेडियस बोलते हैं? करेक्ट है। इसमें भी वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं। आया यहां तक समझ में? तो यहाँ पर ये मेन मेन टर्म्स थी जो मैंने आपको बताया, ये आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में याद रखना है। ठीक ना, जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में आ जाते हैं यार। अब अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो अब कॉन्वेक्स मिरर को देखो ध्यान से, है ना। कॉन्वेक्स मिरर को देखो आप ध्यान से। अगर अच्छा, ये मिरर कॉन्वेक्स क्यों है? देखो, इसका बाहर वाला पोर्शन, जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है उसको बल्ज आउट पोर्शन बोलते हैं ना। बाहर निकले वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा? बल्ज आउट पोर्शन। इसका बल्ज आउट पोर्शन स्मूथ है और अंदर वाला सरफेस पॉलिश है। अगर अंदर वाला सरफेस पॉलिश है और बाहर वाला पोर्शन स्मूथ है तो उस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। और अगर ये कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर से अगर आप एक लाइन पास करा दो तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कॉनकेव के केस में था सेम वैसे कॉन्वेक्स के भी केस में होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये देखो, ये लाइन को हमने क्या बोल दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस भी पॉइंट पे मिरर को कॉन्वेक्स मिरर को टच करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? पोल ऑफ अ मिरर। बिल्कुल सेम सेम टर्मिनोलॉजी है। ये स्फीयर का जो सेंटर होगा इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो आया समझ में? फर्क बस इतना है कि कॉन्वेक्स की केस में ये बाहर वाला पोर्शन है ना,
कॉन्वेक्स के केस में ये बाहर वाला पोर्शन स्मूथ होता है और कॉनकेव के केस में ये अंदर वाला पोर्शन स्मूथ होता है। बस इतना सा अंतर है, बाकी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सेम है। प्रिंसिपल एक्सिस वही दिखेगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर वही दिखेगा, पोल सेम दिखेगा आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस सब सेम है। ठीक है, होपफुली ये बेसिक टर्म्स आपको आए समझ में। जल्दी से अपन आगे बढ़ जाते हैं, करेक्ट है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब का सब यहाँ लिखा हुआ है बेटा। आप प्लीज इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। वीडियो को पॉज करके याद से इन पॉइंट्स को पढ़ना है आप लोगों को और नोट डाउन भी करना है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब यार एक चीज समझना है, हर मिरर का एक प्रिंसिपल फोकस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस? पहले मैं इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आपको इसका एक वीडियो लेक्चर भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने सबसे पहले यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लिया है बेटा। देखो ये कर्वेचर वाला मिरर है जिसमें बाहर वाला पोर्शन आपका पॉलिश्ड है और अंदर वाला जो पोर्शन है वो क्या है आपका स्मूथ है। तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। बोलो करेक्ट है। अब कॉनकेव मिरर का हमको क्या निकालना है? कॉनकेव मिरर का हमको निकालना है प्रिंसिपल फोकस। तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस हम कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। आप कॉनकेव मिरर में एक पैरेलल लाइट रेज पास करा दो। देखो ये कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर में आप पैरेलल लाइट रेज को पास करा दो। अब जैसी कॉनकेव मिरर में आप पैरेलल लाइट रेज पास कराओगे, ये पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हैं सामने की तरफ। जैसे कि आप यहाँ सामने डायग्राम में देख सकते हो, एक पैरेलल लाइट रेज आ रही है मिरर की तरफ और जैसी रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर के सामने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। बोलो करेक्ट है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लाइट रेज, सारी की सारी लाइट रेज मीट कर रही है ना, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। कभी भी किसी भी मिरर का प्रिंसिपल फोकस निकालना है, आप उसमें पैरेलल लाइट रे पास करा दो। वो पैरेलल लाइट रे जहां पर भी मीट करेगा उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब मैं यहाँ डायग्राम से भी आपको बता देता हूँ, होपफुली आपको अभी तक आ गया होगा समझ में, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आप ये पैरेलल लाइट रेज को, है ना, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ यार। देखो, अगर हम ये पैरेलल लाइट रेज को कॉनकेव मिरर में पास कराए तो देखो ये वाली लाइट रे आई, यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। अगेन ये लाइट आई, यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। अगेन ये लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई। और ये सारी की सारी सारी लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। और अगर वो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अब क्योंकि इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोल रहे हैं, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे? एफ से रिप्रेजेंट कर लेंगे। पहले बताओ यहां तक आया समझ में बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, तो फोकस का मतलब आया समझ में, जहां पर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस हो रही है उसी को फोकस है ना, प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस से लेकर, देखो ये प्रिंसिपल फोकस से लेकर ये जो पोल तक का डिस्टेंस है, ये प्रिंसिपल फोकस से लेकर ये जो पोल तक का डिस्टेंस है, इसका नामकरण है बेटा, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ये आप याद रखें। ठीक है, फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ जो कि फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, ये दोनों चीज आई आपको समझ में? बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गई होगी होपफुली समझ में। ठीक है, अब रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी मैं आपको इसका बताता हूं, है ना।
अगर आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखना चाहोगे ना इसका, तो देखो इसका एक वीडियो लेक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ सी, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है। प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर इसके पास एक मिरर है ना, यहाँ पर इसके पास एक मिरर है जो कि कॉनकेव मिरर है। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, एक्चुअल में ये बहुत पुराना वीडियो है, लेकिन मुझे ये वीडियो बहुत पसंद है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर नॉलेज हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, जब एक पैरेलल लाइट रेस आप पास कराओगे कॉनकेव मिरर में, वो पूरी की पूरी लाइट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करती है, करेक्ट है। तो यार ये पैरेलल लाइट रे कहाँ मिलेगी, तो सीधी सीधी बात है, ये कॉनकेव मिरर को पकड़ करके आप बाहर खड़े हो जाओ, क्योंकि सन की जो लाइट रेज है वो तो पैरेलल आएंगी, सन बहुत दूर है, तो सन की जो लाइट रेज है इट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ पैरेलल लाइट रेज। अब देखो सन की लाइट रेज के सामने वो बंदा खड़ा है ना, और एक कार्डबोर्ड को कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, एडजस्ट कर रहा है हल्का सा। तो देखो वो पूरी की पूरी सन की लाइट रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट कर रही है। तो अगर पूरी की पूरी सन की लाइट रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करेंगी, तो क्या एक्सेस में हीट प्रोड्यूस होगा। और देखो यहाँ पर वही हो रहा है, पूरी की पूरी सन की लाइट रेज को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करा रहे हैं। तो देखो उससे हुआ क्या, ये कार्डबोर्ड में पूरा का पूरा एक होल हो गया बेटा। दैट इज अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। पैरेलल लाइट रेज आएंगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पूरी की पूरी लाइट रेज को मीट कराएंगी, है ना। अब क्योंकि सन की लाइट रेज में हीट होती है, तो एक्सेस में उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी। पहले बताओ ये आया अच्छे से समझ में, है ना। होपफुली अब आपको ये चीज, ये डायग्राम बिल्कुल अब दिमाग में क्लियर होगा वीडियो को देख के, ठीक है, कि ये कैसे होता है। ना एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को आपको बतानी थी, ये जो एक्शन है ना, ये जो एक्शन है, पैरेलल लाइट रेस का आना और ये कॉनकेव मिरर से टकरा करके अंदर की तरफ एक पॉइंट पे मीट करना, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग एक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग एक्शन। इसको हम बोलते हैं लाइट का, फिजिक्स के टर्म्स में इसको हम बोलते हैं लाइट का कन्वर्ज होना। लाइट का कन्वर्ज होना इसका मतलब पैरेलल लाइट रेस आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रे। और याद रखना, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर। सीबीएसई बोर्ड में ज्यादातर ये वर्ड यूज करता है, कन्वर्जिंग मिरर। वो आपको डायरेक्ट नहीं बताएगा कि कॉनकेव मिरर है, आपको बोल देगा कन्वर्जिंग मिरर है। अब कन्वर्जिंग मिरर है, इसका मतलब हमको मालूम होना चाहिए कि भाई कन्वर्जिंग यानी किसकी बात कर रहा है, वो कॉनकेव की बात कर रहा है। आया बिल्कुल अच्छे से समझ में, व्हाट यू मीन बाय कन्वर्जिंग, पैरेलल लाइट रेस का आना और टकरा करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करना, उसी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक, होपफुली आपको आया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। प्लीज वीडियो को पॉज कर दो और इसको रीड कर लो और अपने नोटबुक में लिख भी लो जो जो पॉइंट्स अभी तक मैंने पढ़ाए थे। आप ये वाला डायग्राम भी बना लो कॉपी में, और डायग्राम के नीचे ये सारे पॉइंट्स लिख लो, आपके साथ ही साथ में नोट्स भी बनते चले जाएंगे बेटा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो सन वाला एग्जाम्पल है, यही वो वीडियो लेक्चर है जो जस्ट अभी अभी मैंने आपको दिखाया है ना। ये जो सन वाला आपका वीडियो था, यही एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो इसको भी रीड कर लेना, इसको भी मैंने पढ़ाया आपको अभी अभी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर का पढ़ लिया तो कॉन्वेक्स का भी पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। अब प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है आप चेक करो। यहां पर भी हमने सेम वही काम किया है। कभी भी प्रिंसिपल फोकस अगर हमें निकालना होता है ना, देखो कभी भी प्रिंसिपल फोकस अगर आपको निकालना है ना, तो हम एक ही काम करते हैं, मिरर पे पैरेलल लाइट रेस को पास करा दो। देखो ये मिरर देखो आप, अंदर की तरफ शेडेड है, बाहर की तरफ स्मूथ है, तो ये कौन सा मिरर है बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, करेक्ट है। तो इस कॉन्वेक्स मिरर पे जब मैं पैरेलल लाइट रेस को पास करा रहा हूं, जैसे आप डायग्राम में सामने देख सकते हो, है ना, जब मैं इसमें पैरेलल लाइट रेस पास करा रहा हूं,
तो जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है, टकरा के ये दूर चले जा रही है, बाहर की तरफ चले जा रही है। देखो ये लाइट रे आई, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। देखो ये वाली लाइट रे आई, इस पॉइंट पे टकराई और बाहर चली गई। अगेन ये वाली लाइट रे आई, इस पॉइंट पे टकराई और बाहर चली गई। ये वाली लाइट रे आई है ना, सीधे चले गई। हमको मालूम है 90 डिग्री पे रहेंगे तो सेम उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये लाइट रे आई, इस पाथ में बाहर चले गई। ये लाइट रे आई, ये बाहर चले गई। तो ये पैरेलल लाइट रे का आना और टकरा के बाहर की तरफ चले जाना, इस एक्शन को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग एक्शन। इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग एक्शन। फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर लाइट रे को हमने पास कराया और टकरा के वो बाहर की तरफ चले गई तो उसी को हम बोलते हैं लाइट का डाइवर्ज होना। और इसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लाइट रे। और अगर कॉन्वेक्स मिरर में ये डाइवर्जिंग एक्शन होता है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते होंगे? कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब से याद रहेगा। अब ये सुनो, ये जो डाइवर्ज हो गई बेटा, है ना, अब मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूं। अब ये जो डाइवर्ज हो गई, या डाइवर्ज हो गई का मतलब बाहर की तरफ चली गई। अब ये जो लाइट रे डाइवर्ज हो गई ना, इन डाइवर्जिंग लाइट रे को अगर हम अंदर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, अब तुम बोलोगे सर मिरर के अंदर तो कुछ भी नहीं होता है। एग्जैक्टली, मिरर के अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो हम इमेजिनरी एक्सिस पे एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ, याद है मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लेन मिरर में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट इधर था तो उसकी इमेज मिरर के अंदर बन रही थी। वहां पर भी हमने डॉटेड लाइन से एक्सटेंड की थी लाइट रेस को, याद है? तो ये जो डॉटेड लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं ना बेटा, ये हम एक इमेजिनरी एक्सिस पे एक्सटेंड करते हैं, मिरर के अंदर कुछ होता नहीं है ना। अब देखो, इसी वजह से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं। ये जो लाइट रे डाइवर्ज हो गई, अगर आप इसको अंदर की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये अंदर की तरफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करने की कोशिश करेंगी। और ये जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर मीट करेंगी, इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में धीरे धीरे एग्जांपल दे दे के समझा रहा हूं आपको, प्लीज ध्यान से सुनो और उसको एग्जाम तक आपको याद रखना है। आपको दोनों में डिफरेंस नजर आना चाहिए। जब कॉन्वेक्स पढ़ रहे, कॉनकेव पढ़ रहे थे, तो कॉनकेव में लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर के सामने की तरफ मीट कर रही थी, यानी यहाँ पर एक्चुअल में लाइट रेज आके मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है ना। जो लाइट रे यहाँ पर थी एक्चुअल में मीट कर रही है, और इस पॉइंट को हमने बोला था प्रिंसिपल फोकस। अब क्योंकि यहाँ पर लाइट रे एक्चुअल में आके मीट करती है, इसलिए इस फोकस को हम बोलते हैं बेटा रियल फोकस। क्या बोलेंगे? रियल फोकस। वाई रियल फोकस? क्योंकि आपने अभी अभी वीडियो लेक्चर में देखा होगा कि हम सन की लाइट को कार्डबोर्ड में प्रोजेक्ट कर रहे थे, यानी स्क्रीन में दिखा रहे थे। मैंने क्या बताया था? कोई भी इमेज जिसको स्क्रीन में दिखा सकते हैं, उस इमेज को रियल इमेज बोलते हैं। दैट इज व्हाई इस पर्टिकुलर फोकस को हम क्या बोलते हैं? रियल फोकस। इसको हम क्या बोलेंगे? रियल फोकस। इसलिए रियल फोकस क्योंकि यहाँ पर रियल इमेज बनेगी, कॉनकेव मिरर के सामने में इमेज बनेगी। बोलो, आया समझ में? ठीक उसी तरीके से अगर मैं कॉन्वेक्स का एग्जांपल लूं, तो कॉन्वेक्स में पैरेलल लाइट रेज आई और टकरा के बाहर की तरफ चली गई, यानी डाइवर्ज हो गई। अब अगर ये डाइवर्ज हो गई, इसका मतलब एक्चुअल में लाइट रे मीट नहीं कर रही है। इन लाइट रेस को देखो, इन लाइट रेस को जब मैं अंदर की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं इमेजिनरी एक्सिस पे, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस। अब क्योंकि यहाँ लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी, इस फोकस को हम बोलेंगे वर्चुअल फोकस। क्या बोलेंगे इसको? वर्चुअल फोकस। तो दैट इज द वर्चुअल फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज हमारी बनती है वो कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। और कॉनकेव में जनरली हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी।
साफ साफ समझ में आ गया आप लोग को यहाँ तक, है ना? अच्छा, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, देखो फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ, है ना? फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ भी होपफुली आपको समझ में आ गया, प्रिंसिपल फोकस भी आप लोग को होपफुली समझ में आ गया। ठीक है, बोलो करेक्ट है। अगेन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि प्लीज वीडियो को पॉज करके ये सारी पॉइंट्स नोट डाउन कर लो और इसको रीड भी कर लो। ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, है ना? एक छोटे से न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना सारा पढ़ लिया है तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी, एक मिनट, ये हो गया आपका क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया क्या? आपका पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है कहीं पर आपका फोकस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर आपका क्या होता है? फोकस। ये चीज याद रखो। और फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ एफ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो अगर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो हमको यहां से एक रिलेशन नजर आया बेटा, क्या? कि ये जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। देखो फोकस मिड पॉइंट है ना, तो अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो उसका अगर हाफ कर दूंगा ना, तो क्या आ जाएगा मेरा? फोकल लेंथ। तो याद रखना, फोकल लेंथ इज नथिंग बट r/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, या रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ये दोनों चीज आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। ये मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया क्योंकि यहाँ पर आपका एक छोटू सा न्यूमेरिकल है, उसको अपन कर लेते हैं, फिर इस वीडियो लेक्चर को एंड करेंगे। देखो यहाँ रिलेशन यही समझाया हुआ है जो मैंने समझाया आपको, कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में आ सकता है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ क्या होगा यार? रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ। यानी अगर मैं 20 का हाफ कर दूं तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपका कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मैं और लेंदी नहीं करूंगा वीडियो लेक्चर को, आपको बोर हो जाएगा, वैसे ही काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सब चीज का अच्छे से रिवीजन मुझे आपका चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, मैंने एक एक चीज आज डिटेल में पढ़ाई है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में आप जब बैठोगे रिवीजन करके आना, मैं आपको और भी अब इंटरेस्टिंग स्टोरीज के आगे समझाऊंगा, और इसी को अब हम डिटेल में इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ तक आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।